Welcome to my dear student. So today I will discuss you economics and the story of village Palampur. And this village was very interesting village, and this village is very developed village. Can you imagine in this village? This village is available all the facility like transportation, like irrigation, like electric connection, and also other commodity trades, etc. So let's start this video. So video likes and channel subscribe for latest video. तो बेटा देखिए कि अभी जो पार्ट 1 था उसको देख लिए, उसके बाद ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक से। तो इसमें क्या रहा है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोल फ्रॉम द सेम लैंड, यानी क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है? हाँ है। कैसे है? जो अनफर्टिलाइज लैंड है उसको भी फर्टिलाइज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ज़मीन का विस्तार बढ़ जाएगा और उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका जो है फार्मिंग बढ़ेगा। तो फार्मिंग बढ़ेगा तो ग्रो होगा, यानी आपके पास ज़्यादा लैंड रहेगी तो आप ज़्यादा जो है फार्मिंग करेंगे, और जब ज़्यादा फार्मिंग करेंगे तो आपके पास ज़्यादा क्या हो जाएगा, फैसिलिटीज़ आ जाएगी, सुविधाएं आ जाएंगी, मनी आ जाएगा। तो देखो बेटा, इन दिस काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ available, Palampur would resemble village of the western part of the state Uttar Pradesh. All the land is cultivated in Palampur. No land is left idle during the Rabi, during the रेनी सीजन। क्या है बेटा? रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो बेटा 3 तरह के जो होते हैं सीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं बेटा रबी क्रॉप होती है, एक होती है खरीफ की क्रॉप होती है, एक होती है खरीफ की क्रॉप होती है, एक होती है जायद की क्रॉप होती है। और ये तीनों अलग अलग समय पर होती है। जैसे रबी की फसल की बात कर लेंगे और ख़रीफ की फसल के बारे में बात करेंगे और जायद के। तो बेटा देखो, जो रेनी सीजन यानी जब बरसात होते हैं, यानी जो बरसात में जो रेनी डे होते हैं उस समय जो फार्मर लोग जो फार्मिंग करते हैं तो वो ज्वार एंड बाजरा करती हैं। और खरीफ की फसल में क्या होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है। इसका टाइम क्या होता है, बरसात का सीजन होता है। दीज प्लांट आर यूज एज कैटल्स feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In this winter season, Rabi field are sow with wheat. From the wheat produce, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. तो बेटा देखो कि ये जो भी चीज़ें हैं उसमें पालमपुर में समस्त भूमि खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं होती। बरसात के मौसम जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम यानी जो आपका विंटर सीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रबी कहते हैं। रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है, यानी जो अभी सीजन गया है आप लोगों का नवंबर दिसंबर, तो उस समय हम लोग जो रबी की क्रॉप है वीट उसको क्या किए थे, ग्रो किए थे। अब उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते थे। तो बेटा जो फार्मर होते हैं वह साल भर का जितना भी जो वीट रहता है वो अपने परिवार में रख के सरप्लस होता है, जो अधिशेष होता है, जो बच जाता है साल भर, उनका एक रहता है आंकड़ा कि हाँ साल भर इतना चलेगा। उसके आगे का जो चीज़ होगा अधिशेष यानी सरप्लस, उसको कहाँ बेचा देंगे ये लोग, तो उसको रायगंज की मंडी में बेच देंगे। तो चलो बेटा इसमें देखो, अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर कैन इन इट्स रॉ फ्रॉम और एज जागरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो बेटा जागरी यानी गुड़ को कहते हैं,
तो देखो बेटा, आगे देखो, सभी लोग कह रहा है कि जो भूमि के एक भाग में गन्ने यानी शुगर कैन की भी फार्मिंग की जाती है, जिसका वर्ष यानी ईयर में एक बार ही क्या होता है, कटाई यानी कटिंग होगी। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो बेटा जो गुड़ होता है, जागरी बनता है, वह किससे बनेगा? तो आप लोग जानते हैं कि शुगर केन यानी गन्ने से बनता है। देखो बेटा, ये हो गया वीट। वीट क्या है? रबी क्रॉप है। बाजरा हो गया, ये हो गया खरीफ की क्रॉप बेटा। तो यहाँ पे शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन से क्या बनेगा? जौगरी बनेगा। और ये पोटैटो, पोटैटो का कल्टीवेशन होता है बेटा, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो चलो बेटा, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। The main reason why farmer are able to grow the 3 different crop in a year in पालमपुर, यानी जो पालमपुर के किसान है बेटा, वह जो है साल में अलग अलग तरह के फसलें पैदा करते हैं। यानी 3 तरह के जो मौसम होंगे, 3 तरह की फसलें होती हैं। एक रबी की होती है जो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक लगी रहती है। फिर खरीफ की फसल आती है जो बरसात के दिनों में लगती है। और बीच में जो मार्च अप्रैल का समय चल रहा है, इस दिन प्रेजेंट टाइम में जो अभी आप लोगों का, इसमें जायद की फसल हो जाएगी। जायद की फसल में आप खीरा देखते हैं, तरबूज देखते हैं, खरबूजा देखते हैं। रबी की फसल में आप गेहूं देखते हैं, आलू देखते हैं, चना देखते हैं, मटर देखते हैं। रबी की फसल में, खरीफ की फसल में, रबी की फसल में बेटा क्या क्या देखेंगे? तो रबी की फसल में आप गेहूं देखेंगे, वीट देखेंगे, पोटैटो देखेंगे। खरीफ की फसल में आप राइस देखेंगे, ज्वार बाजरा। तो चलो बेटा, ये हो गया। आगे देखो, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ क्या है, सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crop in a year Palampur is due to well developed system of irrigation, यानी सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by the farmer to draw water from the well and irrigate some field. People say that the electric run tube well could irrigate much irrigate much much irrigate much larger area of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid 1970s, the entire cultivated एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। तो बेटा देखो, यहाँ जो फार्मिंग करते हैं, 3 अलग अलग किस्म की जो क्रॉप डेवलप्ड करते हैं, विकसित करते हैं, ग्रो करते हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की सिंचाई व्यवस्था अच्छी है बेटा। और पालमपुर में बिजली भी बहुत जल्दी आ गई। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो क्या हुआ कि जो इरिगेशन की प्रोसेस यानी सिंचाई की पद्धति थी वो बदल गई। तब तक किसान कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लेकिन लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाया गया बेटा, बट इन फ्यूचर किसानों ने भी अपने निजी यानी प्राइवेट नलकूप यानी ट्यूबवेल्स को लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसका रिजल्ट हुआ कि 1917 के जो डेकेड थे उसके मध्य 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। बेटा राहट क्या होता है? तो राहट जो होता था, जो आप लोगों का क्या होता था, कुआं होता था। तो कुएं में ये नीचे नीचे पानी है, तो इसको एक बैल के माध्यम से क्या किया जाता था, पानी निकाला जाता था, राहट कहते थे। प्राचीन काल की ये पद्धति थी। तो यहाँ से पानी जो है
बैलों के द्वारा निकाला जाता था और गांव में खेतों में फैलाया जाता था। तो राहट क्या था, बहुत ही ओल्ड प्रोसेस ऑफ इरिगेशन थी। बट प्रेजेंट टाइम में पालमपुर में हम लोग देख रहे हैं डेवलप्ड विलेज है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन of tubewells because this is very easy for farming and every houses have two electric connection, and irrigation is developed process to grow many land in a very few minutes। तो इतना बेटा समझ में आ गया। अब देखो, not at all not all village in India have such high level of irrigation. Apart from the river Rhine plains, coastal region in our country are well irrigated. In contract plateau region such as the Deccan Plateau have low level of irrigation of the total cultivation area in the country. A little less than 40% is irrigated even today. In the remaining area, farming is largely depend on rainfall। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से गांवों में आज भी जो है इरिगेशन की इतनी वेल्ड अच्छा पोजीशन नहीं है, अच्छी दशा नहीं है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के जो कोस्टल एरिया यानी समुद्री एरिया हैं, कोस्टल लाइन तटीय क्षेत्रों से भी अच्छी सिंचाई होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी डेक्कन प्लेटू में सिंचाई क्या है, कम होती है। देश में आज कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यानी भारत का बेटा जो अधिकतर गांव है वह केवल ट्यूबवेल पर ही डेवलप नहीं है, बहुत से जगह पे नदियों के द्वारा पानी से सिंचाई की जाती है और कुओं से भी सिंचाई की जाती है। और भारत का जो डेक्कन यानी अब भारत का बेटा डेक्कन यानी दक्षिण का पठार कहाँ पड़ेगा, तो भारत का बेटा जो दक्षिण पठार है तो ये भारत का क्या है, दक्षिणी डेक्कन प्लेटू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंचाई कम होती है। तो देश में आज कुल टोटल 40% से ही कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी 100% लैंड एरिया में 40% से भी कम लैंड पर सिंचाई होती है इरिगेशन से। ये सभी क्या हैं, वर्षा पर निर्भर करते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो बेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो गांव हैं वो आज भी वर्षा के ऊपर डिपेंडेंसी बनाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ वाटर जो लेवल है या तो बहुत डाउन है जिस कारण वहाँ वाटर नहीं है, और इसी वजह से आज भी भारत में 40% से भी कम क्षेत्रों में इरिगेशन सिस्टम होता है। तो चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। टू ग्रो more than one crop on a piece of land during this year is known as multiple cropping. It is most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years। तो बेटा एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप वन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोट। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है बेटा, कि यानी कि एक किसी भूमि पर यानी किसी लैंड पर एक ही समय में एक से अधिक फसल पैदा करना। यानी अगर रबी की क्रॉप है तो रबी से रिलेटिव उसी लैंड पे आप गेहूं भी ग्रो कर दीजिए, पोटैटो भी। तो ये तरह क्या हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। यानी क्या हो जाएगा, गेहूं भी हो गया, पोटैटो भी हो गया, चना भी हो गया, मटर भी हो गया, सरसों भी हो गया। यानी आपके पास अगर एक लैंड है तो एक लैंड में ही आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं।
और यह भूमि को किसी एक टुकड़े के उपज बढ़ाने की समान प्रणाली है। यानी आप ऐसा करेंगे तो लैंड की जो फर्टिलिटी है, यानी उसकी जो उपज क्षमता है वो बढ़ जाएगी। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। यानी रबी की क्रॉप में जो मेनली फार्मिंग होती है बेटा, उसमें आप जो रबी की जो क्रॉप हो जाएगी उसमें आप वीट यानी गेहूँ और चना चना एंड पोटैटो भी अब उग जाने लगे, जिससे क्या हो गया, वहाँ की जो लैंड की फर्टिलिटीज है, यानी लैंड का जो उपजाऊ पन है वो बना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, लेट्स डिस्कस टू द फॉलोइंग टेबल 1.1 show the land under cultivation in India in units of million hectare plot. This one the graph provided. What does the graph show? Discuss in the class. अब बेटा जो सारणी 1.1 में जो दिया गया है आगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि 1.1 से 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र यानी फार्मिंग सेक्टर को शो किया गया है। और इसी टेबल के नीचे दिए गए आरेख से यानी चित्र से क्या पता चलेगा कि इस पर आप क्या करें, चर्चा करें कि क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों। सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है कि नहीं। तो देखो बेटा आगे आगे चैप्टर को, तो बेटा देखो कि जो टेबल दिख रहा है आप लोगों को, ये ऊपर वाला बेटा टेबल दिख रहा है आप लोगों को। इसमें आप लोग देखेंगे कि 1950 से 1951 में जो कल्टीवेटेड एरिया तो 129 थी, फिर 1919 से 91 157 हो गई, फिर 2000 से 1 तक 156 हो गए, फिर 2010 से 11 156 हो गई। क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये डेटा था, तो इसमें बताया गया है कि कैसे कल्टीवेटेड एरिया यानी पिछले कई सालों के दशक में बढ़ा है। तो ये चीज़ें बढ़ी है। तो आइए डिस्कशन करते हैं इसके आगे क्या बात है। प्रोविज़न डेट की बात देखो बेटा, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2007, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में क्या करते हैं, कार्य किए हैं। देखो आगे देखो बेटा क्या कह रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। वाई, क्यों जो है बेटा ऐसा कहा जा रहा है कि सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर अल्टीगेशन। तो आप लोग पढ़े होंगे कि यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पालमपुर में कैसे हम लोग उपजाते हैं क्या, फसलें। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन इन आवर रीजन। तो इस के टेबल पे आप लोग क्या करें, फिल द फॉलोइंग यानी आप भरिए टेबल में, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इस आधार पर, इस ऊपर दिए गए आधार पर कि ऑन द क्रॉप ग्रो इन आवर रीजन यानी आपके क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप होती हैं। You have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. The other way is use modern farming method और higher yield. तो बेटा देखो आप एक ही समय में एक से अधिक फसलें कैसे पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बताया गया है यहाँ पे कि यू हैव सीन, आपने देखा कि दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने देखा कि एक ही समय में एक ही लैंड में कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग हुई। द अदर वे इज यूज मॉडर्न मेथड। अब इसके लिए आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, क्रॉपिंग को क्या करेंगे। तो चलो बेटा देखते हैं आगे
तो बेटा आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका क्या है कि अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। यानी आप लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट मेथड यूज करेंगे इन द फार्मिंग। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाएगा। देखो, यार्ड इज द मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन गिवन piece of land during a single season till the mid 1916. The seed used the cultivation were traditional ones with really low yield. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were rapidly available with the farmer who did not have to buy them. तो बेटा देखो कि एक ही समय में एक ही लैंड पर एक से अधिक जो क्रॉपिंग ग्रो का सिस्टम, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा तरीका क्या था कि अधिक यानी ग्रोइंग करने के लिए खेती में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, यानी कृषि यानी फार्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। और जो उपज की भूमि है यानी जो लैंड है उसको किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। यानी एक समय में एक लैंड पर कितनी ज़्यादा जो फसलें हुई हैं उसको मापा जाता है। तो 1960 के दशक में डेकेड में मध्य तक खेती की में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पहले जो था बेटा, खेतों में हम लोग जो फार्मिंग करते थे उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे। जैसे गोबर का प्रयोग करते थे। गोबर का प्रयोग करने से क्या होता था बेटा, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती थी। और गाय के जो भी चीज़ थे, गौमूत्र थे, उनको भी हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते थे। लेकिन जब हम लोग टेक्नोलॉजी लाएं कि अब इससे क्या होता था, उपज कम होती थी। अब इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक रिवॉल्यूशन यानी क्रांति लाना पड़ेगा, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उस दौरान हम लोग जो है आर्टिफिशियल तरीके से यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का यूज करके अपने खेतों में ज़्यादा क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। तो चलो बेटा देख लेंगे कि 1960 तक जो है जो खेती में बीजों का प्रयोग होता था ट्रेडिशनल होता था, जिससे उपज क्या हो जाती थी बेटा, कम हो जाती थी। लेकिन ट्रेडिशनल बीजों को कम सिंचाई की हो सकता होती, यानी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी उसमें बहुत कम पानी में भी कार्य हो जाता था। किसान जो है फर्टिलाइज़र के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध होता था और इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। एक तो बेटा ये प्राकृतिक होती थी, या कोई यूरिया, पोटास इत्यादि नहीं होता था जो कि आपके शरीर को हानिकारक से बचाता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे जो फार्मिंग का जो एरिया था उसमें जो ग्रोइंग होती थी वो बहुत ही कम होती थी। अब इसके लिए किसान परेशान हो लगे। लेकिन जब 1960 के बाद हरित क्रांति, आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी क्या हो जाए, ग्रीन यानी हरा, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। अब क्रांति लाना है, भारतीय कृषकों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाएं और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने किया था। तो बेटा देखो अब कैसे जो है, तो बेटा इसके आगे वाला वीडियो थर्ड वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, तीसरा पार्ट आप लोग। थैंक यू।